क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साल में सिर्फ 40,000 कमाकर भी उन लोगों से ज्यादा अमीर कैसे होते हैं जो 1,50,000 कमाते हैं? वे ऐसा कैसे करते हैं? उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता होगा कि अमीर बनने के लिए आपको लाखों की सैलरी चाहिए या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त फायदा होना चाहिए, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। और इस वीडियो के आखिर तक आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, दौलत बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसका असली मतलब है जितना आप कमाते हैं उसमें से ज्यादा बचाना और ऐसे समझदारी भरे फैसले लेना जिनका फायदा समय के साथ बढ़ता जाए। आज मैं आपको पैसे बचाने की 9 ऐसी रणनीतियां बताऊंगा जो सच में काम करती हैं। इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर दिन सिर्फ सस्ता खाना खाएं या अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना ही छोड़ दें। ये वे असली तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करोड़पति लोग अपनी दौलत बढ़ाने के लिए करते हैं, जिसे मैं खामोश दौलत, क्वाइट वेल्थ कहता हूं। ये ऐसी दौलत है जो आपके सोते समय भी चुपचाप बढ़ती रहती है। ऐसी दौलत जिसके लिए आपको किसी किस्मत के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको हर दिन पैसों की चिंता सताती है। तो यहाँ असली समस्या क्या है? आखिर क्यों इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता? फेडरल रिजर्व की 2024 की एक स्टडी के मुताबिक 37% अमेरिकियों के लिए $400 का कोई अचानक आया खर्च उठाना भी मुश्किल होगा। जरा सोचिए, सिर्फ $400। ये रकम तो ज्यादातर लोगों की महीने की कार की किस्त से भी कम है। और ये समस्या सिर्फ कम आमदनी वाले लोगों की नहीं है, बल्कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अच्छी खासी कमाई करते हैं। एक आम अमेरिकी परिवार की सालाना आमदनी लगभग $75,000 होती है, लेकिन उनके सेविंग्स अकाउंट में औसतन $5,000 से भी कम पैसे जमा होते हैं। ये रकम तो उनके सिर्फ 2 महीने के खर्च के लिए ही काफी है। इसकी वजह बहुत सीधी सादी है, लेकिन थोड़ी कड़वी भी। हमें हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपनी आमदनी पर ध्यान देना सिखाया गया है। हमें लगता है कि इस समस्या का हल या तो सैलरी बढ़वाने में है या फिर कोई बेहतर नौकरी ढूंढने में। लेकिन सच तो ये है, जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं वे अपने आप ज्यादा बचत नहीं करने लगते। असल में जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा रहन सहन का खर्च भी बढ़ जाता है, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इस वजह से एक आम इंसान की सैलरी में हुई बढ़ोतरी का लगभग 80% हिस्सा तो इसी बढ़ते खर्च में ही निकल जाता है। आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना आसान नहीं होता। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे इस जाल में फंस चुके हैं, जब तक कि वे 50 साल के होकर अपने खाली रिटायरमेंट अकाउंट को घूरते हुए ये नहीं सोचे लगते कि सारा पैसा कहाँ चला गया। लेकिन एक और तरीका भी है, और इसकी शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि किफायती जिंदगी जीने का मतलब कंजूस होना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर फैसले लेना। इसका मतलब है आज ऐसे फैसले लेना जिनके लिए आपका भविष्य का रूप आपको धन्यवाद देगा। तो चलिए उन 9 रणनीतियों के बारे में बात करते हैं जो पैसे के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। खासकर 7वीं रणनीति, टिप 1, बड़ी खरीदारी के लिए 30 दिन का नियम। सबसे पहले एक ऐसी चीज है जिसे मैं 30 दिन का नियम कहता हूं, और ये इतना आसान है कि सुनने में लगभग बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। ये इस तरह काम करता है, जब भी आप कोई ऐसी चीज खरीदना चाहें जिसकी कीमत $100 से ज्यादा हो, तो उसे खरीदने से पहले 30 दिन इंतजार करें। बस इतना ही। आप जो खरीदना चाहते हैं उसे लिख लें, तारीख डाल दें और 1 महीने बाद उस लिस्ट को दोबारा देखें। ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमारी ज्यादातर खरीदारी भावनात्मक होती है, तार्किक नहीं। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के शोध से पता चलता है कि जिन बड़ी चीजों की हमें जरूरत लगती है उनमें से 84% के बारे में हम 30 दिनों के अंदर पूरी तरह भूल जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, लगभग हर 10 में से 9 चीजें जिनकी आपको उस समय बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, 1 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप उन्हें खरीदना चाहते थे। मैंने 5 साल पहले ऐसा करना शुरू किया था और इससे शायद मेरे $20,000 बच गए, बहुत आसानी से। क्योंकि जब मैं 30 दिनों के बाद उस लिस्ट को दोबारा देखता हूं तो आधी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं अब खरीदना ही नहीं चाहता। लेकिन यहां बात और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। उन 30 दिनों के दौरान आपका दिमाग उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या इसका कोई बेहतर विकल्प मौजूद है?
क्या मैं इसे और सस्ते में खरीद सकता हूँ? और आमतौर पर या तो आपको कोई बेहतर डील मिल जाती है, या आपको एहसास हो जाता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, या फिर आप ये तय करते हैं कि ये चीज खरीदने लायक है और बिना किसी पछतावे के उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि आपने उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। पर्सनल फाइनेंस के जानकारों के मुताबिक ये एक छोटी सी आदत आपके गैर जरूरी खर्चों को 40 से 60% तक कम कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आप किसी चीज के लिए हमेशा के लिए ना नहीं कह रहे होते। आप बस इतना कह रहे हैं कि अभी नहीं। दूसरी टिप, अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदें। दूसरी बात अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदने के बारे में है, और यहीं पर लोग किफायती जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि किफायती होने का मतलब हमेशा सबसे सस्ता विकल्प खरीदना है। नहीं, ऐसा करने से आप हमेशा कंगाल ही रहेंगे। असली किफायती जीवन का मतलब है अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदना, जो लंबे समय तक चलें, भले ही शुरुआत में उनकी कीमत ज्यादा हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। काम करने वाले सस्ते बूट्स की एक जोड़ी की कीमत शायद $50 हो सकती है। वे 6 महीने चलते हैं। अच्छी क्वालिटी की एक जोड़ी की कीमत $200 होती है, लेकिन वे 5 साल चलते हैं। 5 सालों में आप सस्ते बूट्स 10 बार खरीदेंगे। इसकी कुल कीमत $500 होगी। वहीं अच्छी क्वालिटी के बूट्स की कीमत $200 होगी। इस तरह आपने $300 बचा लिए और पूरे समय आपके पास बेहतर बूट्स भी रहे। ये सिद्धांत लगभग हर चीज पर लागू होता है। रसोई के चाकू, सर्दियों के कोट, ऑफिस की कुर्सियां, गद्दे, औजार, इलेक्ट्रॉनिक्स। असल में लेखक टेरी प्रेचेट का एक मशहूर सिद्धांत है, जिसे सैम वाइम्स बूट्स थ्योरी कहा जाता है। ये बताता है कि गरीब होना कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग सिर्फ सस्ती चीजें ही खरीद पाते हैं जो जल्दी टूट जाती हैं, और इस वजह से उन्हें बार बार नई चीजें खरीदनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग एक बार अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदते हैं और लंबे समय तक पैसे बचाते हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स की एक स्टडी में पाया गया कि सस्ते ऑप्शन के बजाय मीडियम से हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खरीदने से एक आम परिवार के हर साल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में लगभग $1,200 की बचत होती है। अब यहाँ मुख्य बात यह है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लग्जरी ब्रांड खरीदें या जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करें। इसका मतलब है रिसर्च करना, रिव्यू पढ़ना और ऐसी चीजों में पैसे लगाना जो लंबे समय तक चलें। मैं एक आसान फॉर्मूला अपनाता हूं। अगर मैं किसी चीज का इस्तेमाल हर दिन या लगभग हर दिन करने वाला हूं, तो मैं उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी खरीदता हूं, जिसे मैं आसानी से खरीद सकता हूं। अगर मैं उसका इस्तेमाल साल में सिर्फ एक बार करने वाला हूं, तो मैं सिर्फ उतनी ही चीज खरीदता हूं जिससे मेरा काम चल जाए। इस एक ही तरीके से मैंने पिछले 10 सालों में शायद $10,000 बचाए हैं, क्योंकि मुझे बार बार टूटी फूटी चीजों को बदलना नहीं पड़ता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक फ्री कम्युनिटी शुरू की है, जहां मैं YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के टिप्स शेयर करता हूं, क्योंकि YouTube इस दशक का सबसे सुनहरा मौका है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया गया है। टिप नंबर 3, किराने की खरीदारी में माहिर बने। ठीक है, तीसरी बात किराने के सामान के बारे में है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग बिना ध्यान दिए ही अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। 4 लोगों का एक आम अमेरिकी परिवार खाने पीने पर हर महीने लगभग $1,000 खर्च करता है। लेकिन बात यह है कि कुछ स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप खाने की क्वालिटी से कोई समझौता किए बिना ही इस खर्च को आधा कर सकते हैं। असल में शायद आप पहले से भी ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे। सबसे पहले खाने की प्लानिंग करें। मुझे पता है कि हर कोई यही कहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। इसे सही तरीके से करने का तरीका ये है, हफ्ते का कोई एक दिन चुनें, आमतौर पर रविवार। उस दिन 30 मिनट निकालकर पूरे हफ्ते के खाने की प्लानिंग करें। कोई फैंसी चीजें नहीं, बल्कि सादा खाना। फिर उस प्लानिंग के आधार पर किराने के सामान की एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट में जो चीजें लिखी हैं, सिर्फ वही खरीदें, बस इतना ही। स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग खाने की प्लानिंग करते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले किराने के सामान पर 25 से 30% कम खर्च करते हैं जो ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दुकानों की गलियों में इधर उधर भटकते हुए अपनी कार्ट में कोई भी चीज उठाकर नहीं डाल रहे होते। आप ऐसी चीजें नहीं खरीदते जिनका इस्तेमाल करके आप कभी खाना बनाने ही वाले नहीं हैं। आप ऐसा खाना बर्बाद नहीं करते जो इस्तेमाल करने से पहले ही खराब हो जाता है। दूसरी तरकीब यह है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को ज्यादा मात्रा में बल्क में खरीदें जिनका इस्तेमाल आप सच में करते हैं, न कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको किसी अच्छी डील की तरह लग रही हो।
सिर्फ वही चीजें खरीदें जिनके बारे में आपको पक्का पता हो कि आप उनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। चावल, पास्ता, डिब्बा बंद सामान, टॉयलेट पेपर, पेपर टॉवल। थोक में सामान खरीदने पर प्रति यूनिट कीमत कम मात्रा में खरीदने की तुलना में आमतौर पर 20 से 40% सस्ती पड़ती है। अगर आपके पास सामान रखने की जगह है तो ये एक तरह से मुफ्त का पैसा है। तीसरा, शुरू से ही बुनियादी खाना बनाना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेफ बन जाएं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपको सादा, सस्ता और पेट भरने वाला खाना बनाना आना चाहिए, जैसे चिकन और चावल, मैरिनारा सॉस वाला पास्ता, स्टर फ्राई, टैको, सूप। अगर आप ये खाना खुद बनाते हैं तो एक बार के खाने पर $2 से $4 का खर्च आता है। वहीं अगर आप बना बनाया खाना खरीदते हैं या बाहर से मंगाते हैं तो यही खर्च $8 से $15 तक पहुंच जाता है। और यहाँ एक बोनस टिप है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। किराने की दुकान में हमेशा बाहरी हिस्सों में ही खरीदारी करें। वहीं पर ताज़ा और असली चीजें मिलती हैं, जैसे फल, सब्जियां, मीट, डेयरी उत्पाद और ब्रेड। बीच की गलियों में आपको ज्यादातर प्रोसेस्ड, महंगा और सेहत के लिए नुकसानदायक सामान मिलेगा। इसलिए दुकान के बाहरी हिस्सों तक ही सीमित रहें। ऐसा करने से आपकी शॉपिंग कार्ट में सेहतमंद और सस्ता सामान ही आएगा। मैंने करीब 6 साल पहले ये सब करना शुरू किया था और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा किराने का बिल हर महीने $900 से घटकर लगभग $450 रह गया। परिवार का आकार वही रहा, लेकिन खाना पहले से बेहतर हो गया। इस तरह हर साल मेरे $5000 से भी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। टिप नंबर 4, एंटी सब्सक्रिप्शन जीवन शैली। चौथी टिप सब्सक्रिप्शन से जुड़ी है और शायद यहीं पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा पैसे गंवा रहे हैं। एक आम अमेरिकी के पास औसतन 12 पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग सेवाएं, म्यूजिक ऐप्स, जिम की मेंबरशिप, सॉफ्टवेयर, मील किट, बॉक्स सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह। ये सभी छोटे छोटे खर्च जैसे $5, $10 या $15 देखते ही देखते एक बड़ी रकम बन जाते हैं। वेस्ट मोनरो पार्टनर्स की एक रिसर्च के मुताबिक लोगों को लगता है कि वे सब्सक्रिप्शन पर हर महीने करीब $80 खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब वे असल में इन खर्चों का हिसाब लगाते हैं तो ये रकम $240 के आसपास पहुंच जाती है। यानी सब्सक्रिप्शन पर हर साल करीब $3000 खर्च हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इन सब्सक्रिप्शन का शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। आपको बस इतना करना है, अपने सभी सब्सक्रिप्शन की एक लिस्ट बना लें, हर एक सब्सक्रिप्शन का नाम लिखें, फिर उस लिस्ट को देखते हुए खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैंने पिछले 30 दिनों में इस सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल किया है? अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत कैंसिल कर दें। अगर बाद में आपको सच में उस सब्सक्रिप्शन की जरूरत महसूस होती है तो आप उसे दोबारा कभी भी ले सकते हैं। मैंने पिछले साल ये एक्सरसाइज की थी और पाया कि मैं 7 सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे रहा था, जिनके बारे में या तो मैं भूल गया था या जिनका इस्तेमाल मैं कभी कभार ही करता था। ये हर महीने $140 थे, बस ऐसे ही चले जाते थे। एक और तरीका है रोटेशन। आपको एक ही समय पर नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस और HBO मैक्स सभी की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों के लिए किसी एक का सब्सक्रिप्शन लें, जो देखना चाहे देखें, फिर उसे कैंसिल कर दें और अगले वाले पर चले जाएं। उन्हें बारी बारी से इस्तेमाल करें। इससे शायद आप हर महीने $60 से $80 बचा लेंगे और आपके पास देखने के लिए चीजों की कमी भी नहीं होगी। और अब आती है वो बड़ी बात जिसे लोग सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपकी जिम मेंबरशिप। ज्यादातर लोग ऐसे जिम के लिए हर महीने $30 से $80 देते हैं, जहां वे शायद हफ्ते में 2 बार ही जाते हैं, और वो भी अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक 67% जिम मेंबरशिप का कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। ये पैसा सीधे सीधे बर्बाद हो जाता है। अगर आप सच में अपने जिम का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया, उसे जारी रखें। लेकिन अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो उसे कैंसिल कर दें और घर पर या बाहर एक्सरसाइज करें। YouTube पर हजारों फ्री वर्कआउट वीडियो मौजूद हैं। आप जिम को एक भी डॉलर दिए बिना भी जबरदस्त फिटनेस पा सकते हैं। 5वीं टिप, ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी तरकीबें जिनसे हजारों की बचत होती है। चलिए कारों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर लोग बड़ी बड़ी आर्थिक गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपनी दशकों की जमा पूंजी गंवानी पड़ती है। 5वीं टिप इस बारे में है कि आप गाड़ियां कैसे खरीदते और उनका रखरखाव कैसे करते हैं। इस पर फिर से विचार करें। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको हैरान कर देगा। अमेरिका में नई कारों के लिए औसत मासिक किस्त $729 और पुरानी इस्तेमाल की हुई कारों के लिए $528 है। ये सिर्फ किस्त की रकम है। इसमें इंश्योरेंस, पेट्रोल या रखरखाव का खर्च शामिल नहीं है। 6 साल के आम लोन पर उस नई कार की कुल लागत आपको $52,000 से भी ज्यादा पड़ेगी।
लेकिन अमीर लोग ये बात जानते हैं, कारें ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। जैसे ही आप उन्हें शोरूम से बाहर निकाल कर चलाना शुरू करते हैं, उनकी कीमत कम होने लगती है। एक नई कार की कीमत पहले साल में ही लगभग 20% कम हो जाती है और 5 सालों में तो ये 60% तक घट जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप $40,000 की कोई कार खरीदते हैं तो 5 साल बाद उसकी कीमत सिर्फ $24,000 रह जाएगी। सिर्फ उस कार को अपने पास रखने की वजह से ही आपको $16,000 का नुकसान हो गया। एक समझदारी भरी और किफायती रणनीति ये है, 3 से 5 साल पुरानी, भरोसेमंद और अच्छी हालत वाली कोई पुरानी कार खरीदें। इसे आप नकद में खरीद सकते हैं या फिर कोई छोटा सा लोन लेकर खरीद सकते हैं जिसे आप जल्द से जल्द चुका सकें। कार की कीमत में होने वाले नुकसान, डिप्रिसिएशन का बोझ किसी और पर पड़ने दें। अगर आप 5 साल पुरानी किसी टोयोटा या होंडा कार का ठीक से रखरखाव करते हैं और वो 60,000 मील तक चल चुकी है, तो भी वो अगले 10 साल तक आसानी से चलेगी और इसकी कीमत भी नई कार की कीमत से आधी होगी। मैं खुद 7 साल पुरानी एक कैमरी चलाता हूँ, जिसे मैंने 3 साल पहले $12,000 में खरीदा था। वो एकदम बढ़िया चलती है। उस पर मुझे कोई मासिक किस्त नहीं चुकानी पड़ती। मेरा इंश्योरेंस भी सस्ता है क्योंकि कार की मौजूदा कीमत ज्यादा नहीं है। कार का सामान्य रखरखाव मैं खुद ही कर लेता हूँ या फिर किसी स्वतंत्र मैकेनिक के पास ले जाता हूँ। मैं उसे डीलरशिप पर नहीं ले जाता जहां वे 3 गुना ज्यादा पैसे वसूलते हैं। नई कार की मासिक किस्त चुकाने के मुकाबले इस रणनीति की बदौलत मैंने हर महीने लगभग $600 की बचत की है। इस हिसाब से साल भर में ये बचत $7,200 हो जाती है और अगर 10 सालों का हिसाब लगाया जाए तो ये रकम $72,000 से भी ज्यादा हो जाती है। और अगर मैंने इस पैसे को कहीं निवेश किया होता तो ये रकम और भी ज्यादा बढ़ गई होती। और यहाँ आपके लिए एक बोनस टिप भी है, कार का सामान्य रखरखाव करना खुद ही सीखें, जैसे ऑयल बदलना, एयर फिल्टर साफ करना, वाइपर ब्लेड बदलना और टायरों की अदला बदली, रोटेशन करना। अगर आप YouTube पर एक वीडियो देख लें तो ये सब बहुत आसान है और इससे आप हर साल सैकड़ों डॉलर बचा सकते हैं। मैं अपनी कार के रखरखाव पर साल में शायद $300 खर्च करता हूँ, जबकि ज्यादातर लोग डीलरों और क्विक चेंज जगहों पर $1,500 खर्च करते हैं। छठा सुझाव, दीर्घकालिक संपत्ति के लिए आवास संबंधी तरकीबें। छठा सुझाव आवास के बारे में है और ये ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है, इसलिए इसे सही तरीके से मैनेज करना बेहद जरूरी है। आम सलाह यह है कि अपनी आय का 30% से अधिक आवास पर खर्च ना करें, लेकिन अगर आप सचमुच संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर करना होगा। 20 से 25% का लक्ष्य रखें। मुझे पता है कि आज के बाजार में यह असंभव लगता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। पहली रणनीति है हाउस हैकिंग। इसमें आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अपने मॉर्गेज को कवर करने के लिए उसके एक हिस्से को किराए पर देते हैं। हो सकता है आप एक डुप्लेक्स खरीदें और एक तरफ खुद रहें, दूसरी तरफ किराए पर दें, या आप एक सिंगल फैमिली होम खरीदें और अतिरिक्त बेडरूम किराए पर दें, या आप बेसमेंट अपार्टमेंट वाला कोई घर खरीदें। आपके किराएदारों से मिलने वाला किराया आपके घर के लोन की लगभग पूरी या लगभग पूरी किस्त चुका देता है, जिसका मतलब है कि आप लगभग मुफ्त में रहते हुए अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 20 की उम्र में ऐसा किया और 30 की उम्र तक अपने घर के मालिक बन गए, क्योंकि किराएदारों ने ही लोन चुकाया था। दूसरी रणनीति, अगर आप किराए पर रहते हैं तो एक रूममेट रखें। मुझे पता है कोई भी रूममेट नहीं चाहता, लेकिन 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को शेयर करने से आपको किराए में आधी रकम चुकानी पड़ती है। अगर रूममेट होने से आपका किराया $1,500 प्रति माह से घटकर $750 प्रति माह हो जाता है, तो आप सालाना $9,000 बचा रहे हैं। 5 साल तक ऐसा करते रहें और बचत और निवेश बढ़ाते रहें तो आप $45,000 से अधिक की बचत कर लेंगे। ये घर के डाउन पेमेंट के लिए काफी है। तीसरी बात, जगह आकार से ज्यादा मायने रखती है। लोग अच्छे इलाके में बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी कम लोकप्रिय इलाके में छोटा घर खरीदते हैं तो क्या होगा? आप अपने लोन या किराए पर हर महीने $500 से $1,000 तक बचा सकते हैं। ये पैसा बढ़ता ही रहता है। जिलों के डेटा के अनुसार ज्यादा खर्च वाले शहरी इलाके से कम खर्च वाले उपनगरीय इलाके में जाने से परिवारों की हाउसिंग लागत में 30 से 50% तक की बचत हो सकती है और इससे उनकी जीवन की गुणवत्ता पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता, खासकर तब जब आप घर से ही काम कर रहे हों। और एक बात ऐसी है जिसे कोई भी मानना नहीं चाहता, आपका घर इंस्टाग्राम पर दिखने वाले घरों जैसा एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। उसे बस काम का और आरामदायक होना चाहिए, बस इतना ही। ग्रेनाइट के काउंटर टॉप्स और लकड़ी के फर्श देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे आपकी दौलत नहीं बढ़ती।
आपकी हाउसिंग लागत को कम रखना ही आपकी दौलत बढ़ाता है। हाउसिंग पर आप जो भी अतिरिक्त डॉलर खर्च नहीं करते, वो असल में आपकी बचत ही है। आप उस पैसे को ऐसी चीजों में निवेश कर सकते हैं जिनकी कीमत समय के साथ सचमुच बढ़ती है। टाइप 7, मुफ्त मनोरंजन का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत मनोरंजन और मौज मस्ती से जुड़ा है, क्योंकि किफायती जीवन जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी मजे ही ना करें। इसका मतलब है कि आप बिना कंगाल हुए भी मजे कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एक आम अमेरिकी हर साल मनोरंजन पर लगभग $3,500 खर्च करता है। इसमें फिल्में, कॉन्सर्ट्स, खेल के कार्यक्रम, शौक और ऐसी ही दूसरी सभी चीजें शामिल हैं। इसका राज ये है, जिंदगी की ज्यादातर बेहतरीन चीजें असल में मुफ्त होती हैं या लगभग मुफ्त ही होती है। हाइकिंग करना मुफ्त है, पार्क में घूमने जाना भी मुफ्त है, दोस्तों के साथ बोर्ड गेम्स खेलना, एक बार गेम्स खरीदने के बाद ये लगभग मुफ्त ही होता है। लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना मुफ्त। बाहर खाने के बजाय लोगों को घर पर डिनर के लिए बुलाना, खाने पर शायद $20 खर्च होंगे, जबकि रेस्टोरेंट में $100 लगते। बाहर कसरत करना मुफ्त। त्योहारों, कॉन्सर्ट्स और किसानों के बाजार जैसे मुफ्त कम्युनिटी इवेंट्स में जाना मुफ्त। जिन कामों की आप परवाह करते हैं उनके लिए वॉलंटियर करना मुफ्त और संतोषजनक। मैं ये नहीं कह रहा कि मजे के लिए कभी पैसे खर्च ना करें, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस बारे में सोच समझकर फैसला लें। हो सकता है आपको कॉन्सर्ट पसंद हो, बहुत बढ़िया। साल में 2 या 3 ऐसे कॉन्सर्ट के लिए बजट बनाएं जो आपके लिए सच में मायने रखते हों, बजाय इसके कि आप 10 औसत दर्जे के शो में जाएं। हो सकता है आपको घूमना फिरना पसंद हो, बहुत खूब। 4 ठीक-ठाक ट्रिप्स पर जाने के बजाय एक शानदार ट्रिप के लिए पैसे बचाएं। मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। जब आप मुफ्त और कम खर्च वाले मनोरंजन पर ध्यान देते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी का मजा लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार बहुत सारी मुफ्त चीजें करता है। हम लगभग हर वीकेंड हाइकिंग पर जाते हैं, हम गेम नाइट्स रखते हैं, गर्मियों में हम पार्क में होने वाले मुफ्त कॉन्सर्ट में जाते हैं, हम किताबों और फिल्मों के लिए अपनी लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हम मनोरंजन पर शायद साल के $1,000 खर्च करते हैं, जबकि औसत खर्च $3,500 है, यानी साल के $2,500 की बचत। हम इन पैसों को 20 सालों के लिए 7% रिटर्न पर निवेश कर रहे हैं। ये लगभग $1,10,000 के बराबर है। समय के साथ छोटे छोटे बदलावों के जुड़ते जाने की यही तो ताकत है। टिप नंबर 8, ऊर्जा और यूटिलिटी का सही इस्तेमाल। 8वां पॉइंट यूटिलिटी और ऊर्जा के खर्चों के बारे में है। मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही पैसे बचाती है। एक औसत अमेरिकी परिवार ऊर्जा के बिलों पर साल के लगभग $2,200 खर्च करता है। इसमें बिजली, गैस, पानी सब कुछ शामिल है। ज्यादातर लोग बिल पर लिखी रकम को बिना सोचे समझे चुका देते हैं, लेकिन कुछ आसान बदलाव करके आप इस खर्च को आसानी से 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले एलईडी लाइट बल्ब का इस्तेमाल करें। ये सामान्य बल्बों के मुकाबले 75% कम ऊर्जा खर्च करते हैं और काफी लंबे समय तक चलते हैं। घर के सभी बल्ब बदलने में शायद शुरू में $100 खर्च होंगे, लेकिन इससे बिजली के बिल में आपके साल के लगभग $200 बचेंगे। प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट की कीमत लगभग $100 से $200 होती है। इससे आपकी हीटिंग और कूलिंग पर $10 से 30% तक की बचत होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन ये सालाना $200 से $500 तक हो सकता है। दरवाजों और खिड़कियों के आसपास की दरारों और सीलिंग से होने वाले हवा के रिसाव को रोकने के लिए वेदर स्ट्रिपिंग का इस्तेमाल करें। इसमें सामान पर शायद $50 का खर्च आएगा, लेकिन इससे आपकी हीटिंग और कूलिंग पर 15 से 20% की बचत होगी। कपड़े धोने के लिए गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। सिर्फ इसी एक तरीके से आप सालाना $200 तक बचा सकते हैं। जब आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल ना कर रहे हों तो उसे अनप्लग कर दें, क्योंकि बंद होने पर भी वे बिजली खींचते रहते हैं। इस वैम्पायर पावर बिना इस्तेमाल के खर्च होने वाली बिजली की वजह से एक आम घर का सालाना $100 से $200 तक का खर्च बढ़ जाता है। कम समय तक नहाएं और टपकते हुए नलों को ठीक करवाएं। एक टपकता हुआ नल सालाना 3000 गैलन पानी बर्बाद कर सकता है। ये पैसे की बर्बादी है, सचमुच। इन सभी तरीकों को एक साथ अपनाने से आप अपने यूटिलिटी बिल में सालाना $500 से $1000 तक की कटौती कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर तरीकों में या तो कोई शुरुआती खर्च नहीं आता या फिर बहुत कम निवेश करना पड़ता है, जिसकी भरपाई कुछ ही महीनों में हो जाती है। ये उन चीजों में से एक है जिसमें आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर सालों तक हर महीने पैसे बचाते रहते हैं।
3 साल पहले मैंने अपने घर को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए कुल मिलाकर शायद $400 खर्च किए थे और तब से अब तक मैंने शायद $2,500 बचाए हैं। ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा निवेश था। मेरे पहले YouTube चैनल को शुरू करने के लिए किए गए बहुत ही छोटे से निवेश के बाद उस चैनल ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। भले ही मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप भी नीचे दिए गए लिंक के जरिए मेरी कम्युनिटी से जुड़कर ऐसा ही कर सकते हैं। टिप नंबर 9, अपनी बचत को ऑटोमेट करें। और आखिर में 9वीं टिप सबसे ज्यादा जरूरी है, हर चीज को ऑटोमेट कर दें, क्योंकि कम खर्च वाली जिंदगी फ्रॉगल लिविंग के बारे में एक सच ये भी है कि हमारी इच्छा शक्ति विल पावर अक्सर कमजोर पड़ जाती है। आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब आप थके हुए, तनाव में या व्यस्त होते हैं तो आप गलत फैसले ले लेते हैं। खाना बनाने के बजाय आप बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। इस महीने आप पैसे बचाना छोड़ देते हैं क्योंकि कोई अचानक से कोई खर्च आ जाता है। यही वजह है कि जो लोग सचमुच दौलत जमा करना चाहते हैं उनके लिए ऑटोमेशन एक सीक्रेट हथियार की तरह काम करता है। सबसे पहले अपनी बचत को ऑटोमेट करें। जब भी आपको अपनी सैलरी मिले तो उसके तुरंत बाद ही अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें। सबसे पहले खुद को पैसे दें। अगर पैसे आपके चेकिंग अकाउंट में आएंगे ही नहीं तो आप उन्हें खर्च भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो अपनी इनकम का 10% बचाना शुरू करें। अगर नहीं कर सकते तो 5% से शुरू करें। रकम उतनी मायने नहीं रखती जितनी की आदतें। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपनी बचत को ऑटोमेट करते हैं वे उन लोगों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा बचत करते हैं जो मैनुअली बचत करते हैं। दूसरा, अपने बिलों को ऑटोमेट करें। हर उस चीज के लिए ऑटो पे सेट करें जिसके लिए आप कर सकते हैं। इससे लेट फीस से बचा जा सकता है जो असल में बिना किसी वजह के पैसे देने जैसा है। एक आम अमेरिकी हर साल लेट फीस के तौर पर लगभग $250 देता है। ये वही $250 हैं जिन्हें आप इसके बजाय इन्वेस्ट कर सकते थे। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। अगर आपकी नौकरी में 401k की सुविधा है तो इसके लिए साइन अप करें और इसे हर साल 1% ऑटो इंक्रीज पर सेट कर दें। आपको इस अंतर का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 20 या 30 सालों में ये ऑटो इंक्रीज आपके रिटायरमेंट अकाउंट में लाखों डॉलर जोड़ देगा। चौथा, अपनी बचत से जुड़े फैसलों को ऑटोमेट करने के लिए ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल करें। प्राइस ट्रैकिंग ऐप्स जो आपको बताते हैं कि आपकी पसंद की चीजें कब सेल पर आती हैं। बजटिंग ऐप्स जो आपके खर्च को अपने आप ट्रैक करते हैं ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। कैशबैक ऐप्स जो आपकी खरीदारी पर अपने आप पैसे वापस देते हैं जो खरीदारी आप वैसे भी करने वाले थे। ऑटोमेशन से रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये सही चुनाव को आसान बना देता है और जब सही चुनाव आसान होता है तो आप उसे लगातार करते हैं। मैंने लगभग 8 साल पहले अपने फाइनेंस को ऑटोमेट कर दिया था और इससे सब कुछ बदल गया। मेरी बचत दर मेरी आय के 15% से बढ़कर 35% हो गई क्योंकि पैसा मेरे खर्च करने से पहले ही निकल जाता था। मेरे निवेश खाते लगातार बढ़ते रहे क्योंकि मैं हर महीने अपने आप पैसे जमा करता रहता था, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। मैंने लेट फीस देना बंद कर दिया क्योंकि सब कुछ ऑटो पे पर था। इस एक रणनीति ने शायद पिछले 8 सालों में मेरी नेटवर्थ में $2 लाख जोड़ दिए, सिर्फ समीकरण से मानवीय गलतियों और भावनाओं को हटाकर। तो यहाँ सब कुछ एक साथ आता है। ये 9 रणनीतियां कोई जादू नहीं है, ये कोई बहुत आकर्षक चीजें नहीं है। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बना देंगी, लेकिन ये क्या करेंगी ये जान लीजिए। अगर आप इनमें से आधी रणनीतियों को भी अपनाते हैं तो आप शायद हर महीने $800 से $1,500 के बीच बचा पाएंगे। चलिए थोड़ा कम ही मान लेते हैं और कहते हैं कि आप हर महीने $1,000 बचाते हैं। ये साल के $12,000 हुए। अब मान लीजिए कि आप उस पैसे को एक साधारण इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं जो औसतन 7% रिटर्न देता है, जो कि बाजार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर एक सुरक्षित अनुमान है। 10 साल बाद आपके पास $1,75,000 होंगे। 20 साल बाद आपके पास $5,20,000 होंगे। 30 साल बाद आपके पास $1.2 मिलियन से ज्यादा होंगे। ये सब सिर्फ उस पैसे का ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने से हुआ जो आप पहले से ही कमा रहे थे। आपको कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली, आपने कोई लॉटरी नहीं जीती, आपने कोई जबरदस्त बिजनेस शुरू नहीं किया।
आपने बस पैसे बर्बाद करना बंद कर दिया और सोच समझकर खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन बात और भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक बार जब आप बचत की आदतों की ये नींव बना लेते हैं, तो आप अपनी जीवन शैली में बेवजह का खर्च बढ़ाए बिना, जो आपकी प्रगति को बर्बाद कर सकता है, ज्यादा कमाना शुरू कर सकते हैं। आपको मिलने वाली हर वेतन वृद्धि, हर बोनस का ज्यादातर हिस्सा आप बचा और निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही कम में गुजारा करना जानते हैं। इस तरह से लगातार लिए गए फैसलों के जरिए चुपचाप दौलत जमा होती है, जो दशकों तक बढ़ती रहती है। जो लोग ऐसा करते हैं वे अमीर नहीं दिखते, वे आम गाड़ियां चलाते हैं, वे सादे घरों में रहते हैं, वे सोशल मीडिया पर अपनी दौलत के बारे में पोस्ट नहीं करते, लेकिन उनके पास आजादी होती है, उनके पास विकल्प होते हैं, उनके पास सुरक्षा होती है। अगर वे चाहें तो जल्दी रिटायर हो सकते हैं। वे उन प्रोजेक्ट्स पर रिस्क ले सकते हैं जिनकी उन्हें परवाह है, क्योंकि उन्हें सैलरी की कोई जल्दी नहीं होती। वे रात को चैन से सोते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की कोई टेंशन नहीं होती। असल में ये इसी बारे में है, कमी के बारे में नहीं, बल्कि आजादी के बारे में। देखिए, मैं समझता हूं बदलाव करना मुश्किल होता है, आपसे गलतियां होंगी, कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जब आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर देंगे, आप ऐसी चीजें भी खरीद लेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब एकदम सही होने के बारे में नहीं है, ये तो बस कल से बेहतर बनने के बारे में है। किसी एक तरीके से शुरुआत कीजिए, शायद वो 30 दिन का नियम हो, शायद वो उन सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना हो जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, या शायद अपनी बचत को ऑटोमेटिक करना हो। बस कोई एक चीज चुनिए और 1 महीने तक उसे करते रहिए, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, तो बात यह है कि मैंने एक नई और पूरी तरह से मुफ्त कम्युनिटी शुरू की है, जहां मैं ये बताता हूं कि आप अपना YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब मैंने 10 से ज्यादा सफल चैनलों के अनुभव के आधार पर सीखा है। वहां मैं आपको अपने बिना चेहरा दिखाए वाले YouTube चैनल से पैसे कमाने और उसे आगे बढ़ाने के सभी तरीके और सुझाव दूंगा। मैं हर कदम पर आपकी मदद करूंगा, क्योंकि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो 2026 में YouTube एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बस एक बात याद दिला दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है और इसके नतीजे पूरी तरह से आपके अपने फैसलों और कामों पर निर्भर करेंगे।